दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना के कहर ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। कोरोना का प्रभाव इतना व्यापक है कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है। चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, भारत आदि देश इससे बहुत अधिक प्रभावित हैं। दोस्तों कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां वैक्सीन निर्माण में लगी हैं और उनको सफलता भी मिल रही है। आशा कर सकते हैं कि जल्द ही वैक्सीन सभी चरणों को सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद उपलब्ध हो जाएगी और इस खतरनाक संक्रमण से निजात मिल जाएगा। दोस्तों कोविड-19 जो बीमारी है यह कोरोना समुदाय के वायरस द्वारा फैलती है, जिसका मेडिकल नाम है सार्स कोव 2। SARS-CoV-2 इसका मेडिकल नाम है। जो कोविड-19 है इसका मेडिकल नाम आप जानिए सार्स कोव 2 है और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे कोविड-19 नाम दिया गया है। कोविड-19 का पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज 2019 है, क्योंकि 31 दिसंबर 2019 को इसकी पहचान चीन के वुहान शहर में हुई थी। आज की वीडियो में आप कोरोना वायरस के कारण जो सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है या आम बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे, यानी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोरोना वायरस और कोविड-19। यह वीडियो सिविल सेवा परीक्षा तथा विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षाओं के प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और विशेष रूप से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि हमने चर्चा किया, कोरोना वायरस महामारी आज पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रही है और इतिहास में आज तक इतने व्यापक स्तर पर कोई महामारी नहीं फैली थी। लेकिन चीन के वुहान शहर से उत्पन्न कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। आज की वीडियो में आप कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से जुड़े प्रमुख शब्दों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, कोविड-19 क्या है। कोविड-19 COVID-19 या कोविड-19 इसका जो पूर्ण रूप है दोस्तों, कोविड का CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज। तो कोविड का पूरा विस्तार हो जाएगा कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये कोरोना वायरस का एक नया प्रकार है। 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। कोविड-19 कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम है और ये जो आधिकारिक नाम है कोविड-19, इसे यह नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दिया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी भी घोषित किया है। अब आइए देखते हैं जो दूसरा शब्द प्रयोग हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के बीच एक जो शब्द बहुत ही बहुतायत में प्रचलन में आया है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सभी देशों की सरकारों द्वारा आह्वान किया जा रहा है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है दोस्तों, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना और एक निश्चित दूरी बनाकर रहना सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी बनाकर रखना। दोस्तों वायरस जो है इतना खतरनाक है, इसका प्रसारण इतनी तेजी से हो रहा है कि इसके संक्रमण को रोकने के लिए एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाकर रखना और अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित रहना है। दूरी बनाकर रहने से वायरस का संक्रमण कम होगा और यह फैलेगा भी नहीं। कोरोना वायरस की गति या इसके प्रसारण को कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी कदम है। इसलिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली वायरस की स्थिति को संभाल सके। इसके तहत सामुदायिक समारोहों से दूर रहना है। सामुदायिक समारोहों में विशेष रूप से शादी, विवाह, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और विभिन्न प्रकार की रैलियां और सम्मेलन, इन सब से बचना है, जिससे संक्रमण की श्रृंखला यानी जो चेन है संक्रमण का, एक दूसरे से जो इसका फैलाव हो रहा है उसको तोड़ा जा सके। तो सोशल डिस्टेंसिंग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना और ये कम से कम 6 फीट की दूरी एक दूसरे से बनाकर रखना है तथा किसी सामूहिक कार्यक्रम या आयोजन में शामिल नहीं होना है। और सोशल डिस्टेंसिंग का मुख्य उद्देश्य जो है वो वायरस के संक्रमण को फैलने वाले जो चेन इसका है, जो इसकी श्रृंखला है, उसको रोका जाए।
अब आइए देखते हैं दोस्तों लॉकडाउन क्या है। तो दोस्तों लॉकडाउन कई देशों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने यहाँ लॉकडाउन की घोषणा की है। तो जानते हैं लॉकडाउन क्या होता है। दोस्तों लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है जिसको सरकार आपदा के दौरान सरकारी तौर पर लागू करती है। तो लॉकडाउन तालाबंदी या लॉकडाउन जो होता है वह एक प्रशासनिक आदेश होता है और इसको सरकार किसी विशेष आपदा या बड़े आपदा के समय सरकारी तौर पर लागू करती है। इसमें लोगों से घर में रहने का अनुरोध किया जाता है और ज़रूरी सेवाओं के अलावा जैसे मेडिकल, खाने पीने की चीज़ें, फल सब्जियां इत्यादि के अलावा अन्य सभी चीज़ों को रोक दिया जाता है और अन्य सभी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें ताकि वायरस का फैलाव न हो सके। ये जो लॉकडाउन कैसे लगाया जाता है, किस नियम के तहत लगाया जाता है, तो दोस्तों लॉकडाउन की जो व्यवस्था है ये महामारी अधिनियम 1897 के तहत किया गया है। यानी महामारी अधिनियम 1897 के तहत लॉकडाउन लागू किया जाता है और ये जो अधिनियम है इसका प्रयोग किसी विकराल और विकट समस्या के दौरान किया जाता है। ऐसा तब होता है जब केंद्र और राज्य सरकार को ये विश्वास हो जाए कि कोई बड़ा संकट या महामारी देश में आ चुकी है और इससे नागरिकों के जान माल को खतरा हो सकता है। तो महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के अनुसार राज्य सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और इससे रोकथाम के लिए राज्य सरकारें अस्थायी या अस्थायी रूप से कोई भी नियम बना सकती हैं। भारत में भी वर्तमान समय में लॉकडाउन लागू हुआ है। 25 मार्च से लॉकडाउन की व्यवस्था है। इसमें कुल मिलाकर कुछ आवश्यक सेवाएं जैसे पुलिस, मेडिकल, पैरामेडिकल, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, एटीएम, पानी, बिजली, नगर निगम, ये सारी सेवाओं को छोड़कर अन्य सारी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है ताकि अव्यवस्था न फैलने पाए। इस कानून के तहत या जो महामारी अधिनियम 1897 है इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रावधान है उसके बारे में जानते हैं। सार्वजनिक सूचना के जरिए महामारी के प्रसार की रोकथाम करना, सरकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जो महामारी से ग्रस्त है उसे किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रह सकती है और सरकारी आदेश नहीं मानना अपराध होगा। आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा भी मिल सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है और महामारी एक्ट में सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। अगर कोई अनहोनी होती है तो सरकारी अधिकारियों की यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कोरोना वायरस डिजीज़ यानी कोविड-19 को आज महामारी घोषित कर दिया गया है। तो जानते हैं महामारी क्या होता है। दोस्तों महामारी शब्द जो है उन संक्रमणकारी बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक ही समय में दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों में फैल रही हों। कोरोना वायरस से पहले वर्ष 2009 में स्वाइन फ्लू को भी महामारी घोषित किया गया था। WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब वायरस बिल्कुल नया हो, वह संपर्क के द्वारा आसपास के लोगों को संक्रमित कर रहा हो और उसका कोई इलाज न हो या उससे हो रही जो डेथ्स या मौतें हैं उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही हो और उस पर तुरंत में या प्रभावी रूप से कोई जो नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा पा रहा हो तो उसे महामारी घोषित किया जा सकता है। एपिडेमिक शब्द आ रहा है दोस्तों। एपिडेमिक क्या है, तो एपिडेमिक और पैंडेमिक दो शब्द होते हैं महामारी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक शब्द है एपिडेमिक और दूसरा है पैंडेमिक। तो इन दोनों के बीच में भी कुछ अंतर है, आप इसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों अंग्रेजी का जो शब्द है एपिडेमिक और पैंडेमिक दोनों का अर्थ महामारी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू में कोरोना वायरस को एपिडेमिक घोषित किया था। एपिडेमिक का अर्थ होता है कि एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहने वाली संक्रामक बीमारी। एपिडेमिक एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहने वाली संक्रामक बीमारी को एपिडेमिक कहा जाता है। लेकिन पैंडेमिक क्या है, पैंडेमिक में बीमारी का विस्तार बहुत तेजी से एक देश से दूसरे देश तक होता है। इसका मतलब एक ही बीमारी से दुनिया के कई देश जब संक्रमित हो जाते हैं तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। इसलिए जो कि शुरुआत इसकी चीन से हुई थी, लेकिन जब धीरे धीरे इससे दुनिया के कई देश संक्रमित हो गए या प्रभाव में आ गए तो कोरोना वायरस को WHO ने बाद में पैंडेमिक घोषित कर दिया, यानी वैश्विक महामारी।
अब आइए देखते हैं दोस्तों क्वारंटीन। क्वारंटीन और आइसोलेशन शब्द का प्रयोग कोरोना काल में बहुत अधिक किया जा रहा है, तो जानते हैं क्वारंटीन क्या है। तो दोस्तों क्वारंटीन जो होता है इसमें घर के एक अलग कमरे में रहना होता है, परिवार के सदस्य या किसी बाहरी से सीधा संपर्क नहीं रखा जाता है, संदिग्ध जो व्यक्ति होता है यानी वायरस से संक्रमण के लिए जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाए, बाथरूम नियमित तौर पर साफ सुथरा होता रहना चाहिए और इसे कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल न करे, और जो संदिग्ध व्यक्ति है उससे 6 फीट दूर रहना चाहिए, बाहर निकलने पे मास्क लगा लें और अकेले रहते हैं तो अपना ज़रूरी सामान किसी और से मंगवाएं, और एक ही किचन है तो एक ही व्यक्ति वहां जाए, किचन में जाने से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और अपना प्रयोग किया हुआ कोई भी सामान या फिर कचरा इधर उधर ना फेंकें। ये क्वारंटीन के अंतर्गत जरूरी दिशा निर्देश होते हैं। अब आइए जानते हैं आइसोलेशन क्या है। तो दोस्तों आइसोलेशन में संक्रमित व्यक्ति को अलग कमरे में रखा जाता है और दूसरे लोगों से दूरी बनी रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्वारंटीन और आइसोलेशन में। क्वारंटीन में जो होता है वो संदिग्ध व्यक्ति होता है, यानी अभी उसमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन आइसोलेशन की प्रक्रिया उन लोगों पे लागू की जाती है जो इससे संक्रमित व्यक्ति हैं। तो इसमें संक्रमित व्यक्ति को अलग कमरे में रखा जाता है और दूसरे लोगों से दूरी बनी रहती है। संक्रमण का यदि कोई शक हो तो आइसोलेशन के दौरान हवादार कमरे में रहना चाहिए, और जांच कराना हो तो मेडिकल विभाग को फ़ोन से सूचना देनी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टीम सुरक्षित तरीके से सैंपल ले सके। सांस लेने में परेशानी हो तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से अस्पताल में रहें और अपने आप से दवा न लें। क्वारंटीन और आइसोलेशन में अंतर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वारंटीन और आइसोलेशन में अंतर। तो मेडिकल लैंग्वेज या चिकित्सकीय भाषा में कोरोना संदिग्ध मरीज के लिए क्वारंटीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोरोना संदिग्ध मरीज इसलिए कि कोरोना का संक्रमण जो होता है उसका पता तुरंत नहीं चलता है, उसके लिए 2 से 14 दिन का समय लग जाता है कोरोना के लक्षणों को दिखने में। तो कोरोना जो संदिग्ध मरीज है जिसमें अभी कोई लक्षण नहीं प्रकट हुए हैं उसके लिए क्वारंटीन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिलने वाले मरीजों के लिए आइसोलेशन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे क्वारंटीन और आइसोलेशन में अंतर क्या है। अब एक शब्द है दोस्तों सेल्फ आइसोलेशन। जैसे सेल्फ आइसोलेशन क्या है, जैसे कुछ जो हमारी चर्चित हस्तियां हैं वो सेल्फ आइसोलेशन में चली जा रही हैं। तो सेल्फ आइसोलेशन का मतलब खुद को संक्रमित लोगों से दूर रखना है। तो किसी भी वायरस से बचने का या उसके संक्रमण से बचने का जो हमने शुरू में देखा कि उसकी श्रृंखला तोड़नी चाहिए या उसका जो चेन है वो न बनने पाए, तो इसी प्रक्रिया में सेल्फ आइसोलेशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें खुद को सुरक्षित रखना है और खुद को संक्रमित लोगों से दूर रखना है। कोरोना से बचाव का यह एक जरूरी कदम है कि आप लोगों के संपर्क में आए ही नहीं और इस संक्रमण से दूर रहें और बचे रहें। इसमें स्वेच्छा से एक निश्चित और सुरक्षित जगह पे सीमित रखना स्वयं को वो सेल्फ आइसोलेशन कहलाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी यानी वैश्विक स्वास्थ्य आपात क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न यानी PHEIC, ये WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस तरह की इमरजेंसी ऐसे आपात स्थिति में लागू की जाती है जब दुनिया भर में स्वास्थ्य जोखिम का खतरनाक माहौल होता है। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ इमरजेंसी बहुत कारणों से घोषित की जाती है, लेकिन जब पूरी तरह दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी खतरनाक वायरस के संक्रमण को लेकर ही घोषित किया जाता है। यानी जब वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित कर दी गई तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों के स्तर पर भी ये जरूरी हो जाता है कि हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाए। तो दोस्तों जब कोई विशेष इलाका किसी गंभीर स्वास्थ्य के खतरे से या किसी संक्रमण से गुजर रहा होता है तो उस शहर, राज्य या पूरे देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाती है। जब यह समस्या बढ़कर ग्लोबल स्तर पर फैलने का खतरा दिखाई देता है तो पब्लिक या ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाती है। ये उसी तरह है जैसे एक छोटे स्तर से फैलकर कोई संक्रमण धीरे धीरे पूरे राज्य, देश या वैश्विक स्तर पर फैल जाए, तो जब एक
ऐसे संक्रमण के खतरे से पूरा देश जूझ रहा हो या पूरा विश्व जूझ रहा हो तो उसे उस समय ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाती है। अब एक शब्द आता है दोस्तों कोरोना वायरस के चरण, यानी कोरोना वायरस के फैलाव के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको जानना चाहिए कोरोना वायरस के 4 चरण होते हैं। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस के 4 चरण होते हैं और इसका तेजी से फैलना पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकता है। तो 4 चरण कौन कौन से हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। पहला चरण होता है विदेशों से आए हुए मामले। पहले चरण में कोई मरीज किसी देश में संक्रमित होता है और उस जगह से जहां भी यात्रा करता है वहां बाकी लोगों में संक्रमण फैलता है। दूसरा चरण स्थानीय लोगों में संक्रमण का फैलना। तो दूसरे चरण में बाहर से आए मरीजों से संक्रमण फैलता है और कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री, यानी उन्होंने इस दौरान कहां कहां यात्रा की और किन किन लोगों के संपर्क में आए, उससे ये पता चलता है कि कौन कौन से लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं। तीसरा चरण क्या है, तो ये तीसरा चरण जो होता है दोस्तों वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी के बीच संक्रमण का फैलना होता है। ये चरण बहुत ही घातक होता है क्योंकि इसमें भीड़ के बीच बीमारी फैलने लगती है। चीन और इटली आदि देशों में यही हुआ था जिसके कारण शुरू में स्थिति बेकाबू हो गई थी। तीसरे चरण में ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार भीड़ में मौजूद किस व्यक्ति में संक्रमण हुआ है और उससे कितने लोगों को फैल रहा है। तो जो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी संक्रमण है तीसरा चरण, ये बहुत ही भयावह और खतरनाक होता है। चौथा चरण दोस्तों महामारी का रूप ले लेती है। इस चरण में कोई भी संक्रमण जो है वो महामारी का विकराल रूप ले लेता है और महामारी का यह लक्षण बहुत ही खतरनाक होता है। इसी वजह से इमरजेंसी घोषित की जाती है और सभी परिस्थितियों को काबू करने के प्रयास किए जाते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण में दोस्तों एक शब्द आ रहा है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी यानी सामुदायिक प्रतिरक्षा। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड का अर्थ होता है झुंड, झुंड या समुदाय। जब लोगों का एक बड़ा समूह या समुदाय किसी संक्रामक बीमारी से प्रतिरोधक हो जाता है तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। और ये जो शब्द है हर्ड इम्यूनिटी शब्द, ये केवल संक्रामक बीमारियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हर्ड इम्यूनिटी कैसे हो सकता है? तो ये 2 तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका होता है कि बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से संक्रमित हों और फिर ठीक हो जाएं, यानी उनमें उस बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता या एंटीबॉडीज विकसित हो जाएं, इसलिए उनका शरीर इसके लिए इम्यूनिटी विकसित कर ले। तो जो हर्ड इम्यूनिटी शब्द है दोस्तों या हर्ड इम्यूनिटी की प्रक्रिया है वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला ये है कि बड़ी संख्या में लोग बीमारी से इन्फेक्ट हो जाएं और फिर ठीक होने लगें, तो इस वजह से उनका शरीर उस वायरस के विरुद्ध जो है वो प्रतिरोधकता विकसित कर लेता है। दूसरा तरीका ये है कि उन्हें सही तरह से वैक्सीन लगाई जाए और ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगेगी तो इस बीमारी से लड़ने के लिए लोग प्रतिरोधक क्षमता बना लेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अभी वैक्सीन का जो ट्रायल है वो अभी परीक्षण के दौर में चल रहा है और काफ़ी सफल भी हो रहा है। जैसे ही ये परीक्षण या लोगों पे इसकी डोज देनी शुरू होगी तो इस वायरस से काफ़ी हद तक निजात मिल सकता है। हर्ड इम्यूनिटी के बाद दोस्तों एक शब्द आता है इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन ये समय सीमा से लगाया जाता है। इनक्यूबेशन पीरियड यानी इनक्यूबेशन क्या है? तो दोस्तों कोई वायरस जब शरीर के संपर्क में आता है तो उसमें तुरंत बीमारी के लक्षण नहीं दिखते हैं, यानी वो व्यक्ति वायरस से संक्रमित हो भी जाता है तब भी उसके अंदर तुरंत संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते हैं। इन लक्षणों को शरीर में दिखने के लिए कुछ समय लगता है। जैसे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को इसके लक्षण दिखने में 2 से 14 दिन का समय लग रहा है। तो ये समय 2 से 14 दिन का होता है और जो समय लक्षणों को दिखने में लगता है उसे ही इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो कोरोना वायरस में जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो कोई भी वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब उसमें कोरोना के लक्षण दिखने लगते हैं तो उस पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। पेशेंट 31 क्या है दोस्तों? एक शब्द है कोरोना वायरस के संदर्भ में पेशेंट 31। तो पेशेंट 31 का संबंध या इसका प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो बड़ी संख्या में दूसरों में इन्फेक्शन फैला दे। ये जो शब्द है
पहली बार दक्षिण कोरिया में आया था। दक्षिण कोरिया में 20 जनवरी को पहली बार कोरोना वायरस का पता चला था और जो पहले 30 पेशेंट पाए गए थे उन्होंने इस संक्रमण के पता चलने पर अपना खूब ध्यान रखा, यानी लोगों से मिले जुले नहीं और इन्होंने अलग होकर अपना इलाज कराया। लेकिन दक्षिण कोरिया में एक 61 साल की महिला जो 31वीं पेशेंट थी उसने लापरवाही कर दी और एक चर्च के फंक्शन में चली गई और उस दौरान उन्होंने 1160 लोगों से संपर्क किया या उनके संपर्क में आई और फरवरी के दूसरे सप्ताह तक आते आते दक्षिण कोरिया के हालत बहुत बिगड़ गए थे, जिसकी जिम्मेदार उस 31वीं पेशेंट को माना गया था और इसी को पेशेंट 31 कहा जाता है। तो सामान्य अर्थों में दोस्तों पेशेंट 31 का मतलब ये है कि इसका प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिसने संक्रमित होने के बावजूद कई लोगों से संपर्क किया हो और इस वजह से काफ़ी लोगों में वायरस को फैला दिया हो। अब आइए देखते हैं दोस्तों एक जो इस समय चल रहा है एक्टिव केस किसे कहते हैं। तो कोरोना वायरस या कोविड-19 के संदर्भ में एक्टिव केस का मतलब क्या है? तो एक्टिव केस का मतलब है कोरोना से संक्रमित कितने मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं या उनका इलाज चल रहा है। एक्टिव केस, कोरोना एक्टिव केस का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए हैं यानी कितने मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं या उनका इलाज चल रहा है। उदाहरण के लिए किसी देश में अगर जो कोरोना के संक्रमितों की संख्या 10 लाख है और इनमें करीब 4 लाख के करीब एक्टिव केस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 लाख लोग इलाज के दौरान ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके लोग एक्टिव केस का हिस्सा नहीं होते हैं। तो एक्टिव केस का तात्पर्य ये है कि कोरोना से संक्रमण के कितने लोगों का इलाज अभी चल रहा है, उन्हें एक्टिव केस की संख्या में रखते हैं। दोस्तों रिकवरी रेट क्या है? तो रिकवरी रेट का मतलब ये होता है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद कितने मरीज इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं। जैसे भारत में अगर जो रिकवरी रेट की बात की जाए तो यह दर जो भारत में रिकवरी रेट है कोरोना संक्रमण की वो 65% के लगभग है, यानी कि अगर जो 100 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो भारत में 65 लोग उसको रिकवर कर ले रहे हैं, यानी 65 लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो यह दर एक प्रकार से देखा जाए तो दुनिया के कई देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो रिकवरी रेट का सामान्य अर्थ ये है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद कितने मरीज इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं। एक शब्द है दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो कोविड-19 के समय भी ये शब्द प्रचलन में आया, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी पुरानी तकनीक है और इस तकनीक के तहत इस बीमारी से जो लोग ठीक हो जाते हैं उनके खून से या उनके ब्लड से प्लाज्मा लेकर बीमार लोगों को चढ़ाया जाता है और ठीक हो चुके मरीजों के एंटीबॉडी से बीमार लोगों को रिकवरी में मदद मिलती है। यानी जो लोग ठीक हो चुके हैं इसका मतलब उन्होंने वायरस के खिलाफ प्रतिरोधकता प्राप्त कर ली है और उनके शरीर से प्लाज्मा निकालकर जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको चढ़ाया जाता है ताकि लोगों को रिकवरी में मदद मिले। और इससे क्या होता है, प्लाज्मा चढ़ाने से मरीज के शरीर में वायरस कमज़ोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे वो उस वायरस के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा कोरोना वायरस डिजीज़ या कोरोना वायरस महामारी के संबंध में जो आम जन में या सामान्य रूप से प्रचलित शब्दावली है। ये वीडियो विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा के प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।